नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बड़ा झटका लगा है। इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज है और ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है। तो इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है। इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। इरफान सोलंकी को एक और बार बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज है और ऐसे में हम आपको जमानत नहीं दे सकते। और आपको बता दें कि यूपी सरकार ने भी इसका विरोध किया था। इसके बाद से ये फैसला निकल के सामने आया। आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, एक और बड़ा झटका लगा है इरफान सोलंकी को। जी, लगातार अगर देखा जाए तो सोलंकी को लगातार देखने को मिल रहे हैं। कहीं से भी इरफान सोलंकी को दिक्कत नहीं मिल पा रही है। इरफान सोलंकी के ऊपर जिस तरीके से मामले दर्ज है, अगर बात की जाए फर्जी आधार कार्ड बनाने का, जिस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बना के विदेशों की यात्रा की, साथ ही साथ इरफान सोलंकी के ऊपर और भी कई गंभीर मामले हुए, चाहे वो महिला का इरफान सोलंकी, अब उनके बचने का इरफान सोलंकी के वकील का क्या कदम होता, हमें ये देखना होगा। अभी देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही इरफान सोलंकी की जमानत याचिका से की गई है। अब आगे होंगे कि इरफान सोलंकी के वकील का क्या रहता है। पर यह भी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां ना उनको हाई कोर्ट से राहत मिली, ना सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, अब उनके परिवार वालों की भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके परिवार पर भी कई ऐसे आपत्ति है जो कि बीत रही है। क्या जानकारी है आपके पास? अगर बात की जाए इरफान सोलंकी तो इरफान सोलंकी हमारे भी वो भी सलाखों के पीछे कहा जा सकता है। लगातार जो परिवार की है वो बढ़ती इरफान सोलंकी तरीके से इरफान सोलंकी के राहत के लिए जिस तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए भी कहीं न कहीं नाकाम होती दिखाई दे रहे। ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट से को राहत नहीं मिली, इतना नहीं होगा कि इरफान सोलंकी के जो वकील का अगला कदम चुना है कि किस तरीके से इरफान सोलंकी को जमानत दिला पाते हैं। जिस तरीके से इरफान सोलंकी के ऊपर जो गंभीर धाराएं जाते हैं, उन धाराओं में अगर देखा जाए जमानत मिलना बड़ी मुश्किल है। तो अब देखना है बस यही होगा का अगला कदम क्या है। जी बिल्कुल, देखना यही होगा कि अगला कदम क्या होता है। लेकिन बात की जाए तो इस वक्त क्या हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। यूपी सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि इनको बाहर ना आने दे। हमने देखा किस तरीके से उनका बयान आया कि ना मैं एविडेंस के साथ कोई खिलवाड़ करूंगा, ना यहाँ से बाहर जाऊंगा। उसके बाद भी खारिज हो जाती है, ये बड़ी बात है। देखिए, इरफान सोलंकी के ऊपर जिस तरीके से जो धाराएं लिखी गई हैं, जो धाराएं, क्योंकि इरफान सोलंकी के ऊपर सबसे पहले जिस तरीके से कहा है कि मैं एविडेंस के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि एविडेंस के साथ खिलवाड़ इससे पहले भी अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था, फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से वो विदेशों की यात्रा भी कर चुके हैं। तो ऐसे में इरफान सोलंकी के ऊपर गंभीर धाराएं दर्ज है, तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं से भी अब राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि जिस तरीके से कोर्ट ने आज ये हवाला देते हुए कहा है कि इरफान सोलंकी के ऊपर गंभीर धाराएं दर्ज है और इरफान सोलंकी को जमानत नहीं दी जा सकती, उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। तो इस तरीके से कोर्ट ने अपना रुख दिखाया है। देखना बस यही होगा कि इरफान सोलंकी के वकील अपना पक्ष किस तरीके से रखते हैं, किस तरीके से ऊपर की अदालत में वो पक्ष रखते हैं और ऊपर की अदालत में किस तरीके से इरफान सोलंकी को राहत मिलती है। तो आशीष, आप जरा हमें ये बताइए कि जब कोर्ट ने याचिका खारिज की, उसके साथ साथ उनका क्या बयान निकल के सामने आया सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निचली अदालत का जो फैसला था, यानी निचली अदालत ने जो फैसला दिया था इरफान सोलंकी में कहा गया था कि इसको जमानत दी जा सकती है, क्योंकि इनके ऊपर गंभीर धारा है।
पर अगर देखा जाए फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला दर्ज है, इनके ऊपर महिला का घर जलाने का मामला दर्ज है, साथ ही साथ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज और भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं इरफान सोलंकी पे। इन्हीं सब धाराओं को देखते हुए इरफान सोलंकी की निचली अदालत में सबसे पहले जमानत खारिज की गई थी। निचली अदालत से ऊपर की अदालत यानी कि जो हाईकोर्ट जब गए थे तो हाईकोर्ट में भी उनकी याचिका जो है, जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने भी साफ यही कहा है कि इनके ऊपर गंभीर धाराएं हैं, जिस वजह से वो जमानत नहीं दी जा सकती है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि कोर्ट इरफान सोलंकी के वकील है उनका आगे की कोर्ट में किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं और किस तरीके से इरफान को जमानत दिलाते हैं। बीते दिनों ये भी खबर निकल के सामने आई कि इरफान सोलंकी की फेसबुक आईडी भी हैक हो गई थी। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया खबरें चली थी, लेकिन इसको लेकर के किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं होती कि इरफान सोलंकी की जो फेसबुक आईडी है वो हैक हो गई। इसकी किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से खबरें चली, फिलहाल आज यही कहा जा सकता है कि इरफान सोलंकी की जो जमानत है, जमानत याचिका जो कोर्ट में दायर की गई थी कर दी गई है। अब आगे देखना होगा कि इरफान सोलंकी को किस तरीके से राहत मिलती है, ये देखना होगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है, जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। और राष्ट्रपति गुजरात विधानसभा में बुधवार को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित किया। इस बीच बता दें कि बुधवार से गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र शुरू हुआ। ये विधानसभा का पहला पेपरलेस सत्र होगा, जिससे कागज की बचत होगी। सार्वजनिक सेवा संबंधी अधिकार अधिनियम 2013, गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 जैसे कुछ उदाहरण है जो इस सदन की दूरगामी सोच को परिलक्षित करते हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। जैसे कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के लक्ष्य से प्रेरित ये कदम गुजरात विधानसभा के काम काज में और अधिक गति और पारदर्शिता लाएगा। साथ ही सदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने के से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराए हैं और इस भवन में ही नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने में भी गुजरात का योगदान महत्वपूर्ण है। रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन और विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात अग्रिम पंक्ति के राज्य में है। किसी भी राज्य की आर्थिक उन्नति में उसके मानव संसाधन की अहम भूमिका होती है। मानव संसाधन के विकास के लिए जनता की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने इन विषयों पर भरपूर ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों से गर्ल एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो और रिटेंशन रेट में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि विश्व नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के डिजिटल भारत पेपरलेस गवर्नमेंट के अभिगम को गुजरात विधानसभा ने वास्तविक रूप दिया है। गुजरात की विधानसभा अब पूरी तरह से डिजिटल बनने जा रही है। इस बात पर भी गर्व है कि वैश्विक नेता और विकास की राजनीति के प्रणेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी गुजरात के धरा के पुत्र हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रशासनिक जीवन भी
इसी सदन से शुरू हुआ था। आज देश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी इन इनिशिएटिव्स ने राज्य सरकार की बेहतर कार्यकुशलता और जनता के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शिता को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया है। 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के जरिए 321 से अधिक ऑनलाइन सेवा सुविधा डिजिटल सेवा सेतु के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते प्रधानमंत्री जी के डिजिटल भारत मिशन के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण टेलीकॉम प्रोजेक्ट भारत नेट के दूसरे फेज में राज्य की 7,900 से अधिक ग्राम पंचायतें ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। इस फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी से ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर जैसे विषयों के सरल अमलीकरण से ग्रामीण नागरिकों को कई सेवाओं आने वाले समय में आसानी से उपलब्ध होगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों के छापे पड़ रहे हैं। बुधवार की सुबह यूपी और मध्य प्रदेश में आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ और सीतापुर सहित कई शहरों में छापेमारी चल रही है। फिलहाल वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के भरतपुर जिले में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक की टक्कर में बस में सवार 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक भरतपुर के नदबई में यह हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल भरतपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके मृतकों के प्रति दुख जताया। तो बता दें कि यहाँ पे भयंकर टक्कर हुई है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई है। 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और बता दें 50 से ज्यादा सवारी इसमें सवार थे। और इसमें खुद सूबे के मुखिया ने ट्वीट करके मृतकों के प्रति अपनी दुख को प्रकट किया है और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि ये बस टक्कर हुई है जो कि काफी भयंकर मानी जा रही है। घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, जहाँ की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। और 11 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जान चली गई। इस पूरे टक्कर में श्रद्धालु की बस थी ये और ट्रेलर की टक्कर हुई है। इसके बाद से 11 लोगों ने जान गंवा दी है। 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। खुद सीएम ने ट्वीट करके यहाँ पे मृतकों के लिए दुख प्रकट किया है और घायलों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। मृत्यु अत्यंत दुखद है, ये उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करके लिख दिया है। पुलिस प्रशासन को कहा है कि जिसकी गलती है उसको बख्शा न जाए, इसका खासा ख्याल रखे। और राम जन्मभूमि के अवशेष 500 साल की पीड़ा बयां कर रहे हैं। एसआई की टीम के उत्खनन के दौरान सन 2002 में इन्हें रामलला मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था। यही अवशेष विवादित स्थल पहले राम मंदिर था और इसके ऊपर अन्य धार्मिक ढांचा खड़ा कर दिया गया था। इसे साबित करने वाले मजबूत आधार बने। इन्हें देखकर राम भक्तों को अपने आराध्य की जन्मभूमि को लेकर 500 साल तक झेली गई त्रासदी बयां होने लगती है। और सीधे चलेंगे उज्जैन, जहां पे महाकालेश्वर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं।
ये तस्वीरें हैं जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में वो पहुंच चुके हैं, एमपी के दौरे पर है। इस दौरान ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। उज्जैन के मंदिर से महाकालेश्वर के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद उनसे ले रहे हैं। और यहाँ पे कई ऐसे कार्यक्रम होने जा रहे हैं जो इस पूजा अर्चना के बाद उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि यहाँ पे शिवाजी की प्रतिमा का भी अनावरण उनकी तरफ से किया जाएगा। और उज्जैन पहुंचे हैं, उज्जैन की मंदिर की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर है ये, जहां पे पूजा अर्चना करते हुए यूपी के सीएम आपको दिखाई दे रही है। तो महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बता दें कि इस वक्त एमपी के दौरे पर है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। इस बीच वो उज्जैन गए हैं, सबसे पहले वहां पे महाकालेश्वर के मंदिर जाके दर्शन पूजन किए उन्होंने। तो महाकालेश्वर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजा अर्चना यहां पे की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। महाकालेश्वर पहुंच के वो वहां पे आशीर्वाद ले रही हैं महादेव की। और ये तस्वीरें बताती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कितना आस्था में बिलीव करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। और बता दें कि कई ऐसे कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले वो उज्जैन के इस मंदिर में पहुंचे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में पहुंच के उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू कर दी है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप तक इंडिया वॉइस पहुंचा रहा है। इसके बाद वो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे। शिवाजी प्रतिमा का अनावरण भी उनकी तरफ से किया जाएगा। मध्य प्रदेश के दौरे पर यूपी के सीएम गए हैं। सबसे पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर गए हैं, जहाँ की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि 12 बजे वो इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, वहां से सीधे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर गए हैं पूजा अर्चना के लिए। और इस वक्त पूजा अर्चना हो भी रही है। इसके बाद वो अपने कार्यक्रमों में जाएंगे, शिरकत करेंगे और जो भी कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए गए हैं धीरे धीरे करके सब में शामिल होंगे। तो महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन की ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रही हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। यहाँ पे तमाम पंडित भी आपको नजर आ रहे हैं उज्जैन के इस मंदिर के। और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो आस्था में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो इन तस्वीरों से साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अभी कोई भी काम शुरू करने से पहले वो मंदिर ज़रूर जाते हैं, चाहे गोरखनाथ मंदिर हो, चाहे उज्जैन का मंदिर हो। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं पहले पूजा अर्चना करते हैं। और ठीक वही प्रचलन जो है यहाँ पे भी अपनाते हुए यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मंत्रोच्चार हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए यहाँ पे यूपी के सीएम पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करते हुए सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रही हैं। पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि इसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिवाजी की प्रतिमा का भी अनावरण उनकी तरफ से किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर यूपी के सीएम निकल गए हैं, उज्जैन पहुंचे हैं, महाकालेश्वर मंदिर गए हैं, पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जा रही है। इसके बाद जैसी पूजा अर्चना खत्म होगी उसके बाद से वो सीधे शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे आगे कार्यक्रम में। और इस वक्त देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर में कई पुजारी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पंडित भी नजर आ रहे हैं जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पूजा अर्चना करते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और ये पूरे जब पूजा अर्चना का समापन हो जाएगा तब वो अपने कार्यक्रम में शिरकत आगे की ओर करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल की तस्वीरें ये बताती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से महाकालेश्वर की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं और यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं, जो हर एक भक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कोई भी कार्य शुरू करने से पहले। और यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से। बता दें कि यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ 12 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वहाँ से सीधे वो गए हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पे पूजा अर्चना वो इस वक्त कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ पे वहाँ के पंडितों द्वारा पूजा अर्चना कराया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ को। वो भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रही हैं महाकालेश्वर के।
तो सीधी तस्वीरें महाकालेश्वर मंदिर की आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर में ये पूजा अर्चना पूरी हो जाएगी। ये पुष्प अर्पित करते हुए शिवलिंग पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेलपत्र भी उसके साथ चढ़ा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और ये पूजा अर्चना की सीधी तस्वीरें महाकालेश्वर मंदिर से आप तक पहुंचा रही हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम पंडित भी मौजूद हैं और पुजारी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। महादेव के उज्जैन पहुंचे हैं, सीधे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में गई हैं, तब से मंत्रोच्चारण चल रहा है और कुछ ही देर में पूरे पूजा पाठ की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद आगे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो यहाँ पे मंत्रोच्चार के साथ पुष्प और बेलपत्र जो है वो अर्पित किया जाएगा शिवलिंग पर। सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रही हैं। यहाँ पे कई पंडित और कई पुजारी भी आपको नजर आ रही हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पूजा अर्चना की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मंत्रोच्चारण के साथ आगे पूजा अर्चना की जा रही है और हो सकता है कि यहाँ पे जलाभिषेक भी सीएम योगी आदित्यनाथ करे, महादेव के शिवलिंग पर जल भी चढ़ाए। फिलहाल की तस्वीर यही बताती है कि यहाँ पे मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प अर्पित करने की तैयारी पे पंडित जो है वो नजर आ रहे। तो देखिए अब पुष्प अर्पित और यहाँ पे बेलपत्र भी चढ़ा दिए गए हैं और इसी के साथ पूजा की समाप्ति हो चुकी है। और इसके बाद तमाम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जब सीएम यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर में। तो देखिए जलाभिषेक करते हुए यहाँ पे सीएम नजर आ रहे हैं आपको। इससे पहले उन्होंने पुष्प अर्पित की, मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एमपी गए हैं, एमपी के महाकालेश्वर मंदिर से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं जहाँ जलाभिषेक यहाँ पे शिवलिंग पर कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी से कार्यक्रम की इनकी शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।